मूवी की शुरुआत रात के समय होती है। हम टेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डेट्रॉइट के ब्राइटमूर इलाके में स्थित एक घर पर पहुंचती है। उसने एयरबीएनबी के जरिए 476 बारबेरी स्ट्रीट वाला घर बुक किया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे चाबी नहीं मिलती। वह अपनी कार में बैठकर रेंटल एजेंसी को कॉल करती है, मगर कोई भी फोन नहीं उठाता। तभी उसकी नजर घर के अंदर पड़ती है। उसे लगता है कि कोई वहां मौजूद है। टेस घर का दरवाजा खटखटाती है और खिड़की से अंदर झांकती है। तभी एक लड़का दरवाजा खोलता है। वह बताता है कि उसने भी यही घर किसी दूसरी रेंटल सर्विस के जरिए बुक किया है, यानी यहां डबल बुकिंग हो चुकी थी। पहले तो दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वह लड़का टेस को अंदर आने के लिए कहता है। उसका नाम कीट था। घर के अंदर आने के बाद टेस सावधानी से हर कमरे को चेक करती है। उसे कोई भी अजीब या संदिग्ध चीज दिखाई नहीं देती। सब कुछ सामान्य लगता है। कुछ देर बाद कीट अपना रिजर्वेशन दिखाता है। टेस भी अपनी बुकिंग दिखाती है। दोनों की बुकिंग असली थी, इसलिए किसी की भी गलती नहीं थी। टेस फैसला करती है कि घर की बुकिंग कीट के नाम पर है, इसलिए वही रुकेगा और वह कोई होटल ढूंढ लेगी। लेकिन कीट उसे जाने नहीं देता। वह कहता है कि इतनी रात और बारिश में उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। कीट उसके लिए चाय बनाता है। दूसरी तरफ टेस अपने फोन पर होटल ढूंढती है, लेकिन पूरे शहर में कोई कमरा खाली नहीं मिलता। तब कीट बताता है कि शहर में एक बड़ा मेडिकल कन्वेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से सारे होटल फुल हैं। आखिरकार कीट सुझाव देता है कि टेस बेडरूम में सो सकती है और वह खुद सोफे पर सो जाएगा। शुरुआत में टेस मना करती है, लेकिन काफी सोच विचार के बाद मान जाती है। कमरे में सामान रखते समय टेस चुपके से कीट के वॉलेट में रखी उसकी आईडी की फोटो अपने फोन में खींच लेती है। अगर भविष्य में कुछ गलत होता है तो उसके पास कम से कम एक सबूत रहेगा। थोड़ी देर बाद टेस नहाने की तैयारी कर रही होती है। उधर कीट वाइन की बोतल लेकर बैठा था। वह टेस से कहता है कि वह समझ सकता है कि उसे यहां थोड़ा असुरक्षित महसूस हो रहा होगा। कीट उसे यह भी कहता है कि अगर वह वाइन नहीं पीना चाहती तो कोई बात नहीं। उसने नोटिस किया था कि टेस ने उसकी बनाई हुई चाय भी नहीं पी थी। यह सुनकर टेस को थोड़ा भरोसा होने लगता है। कीट का व्यवहार अब तक पूरी तरह सामान्य और सम्मानजनक था। उसमें कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिख रहा था जिससे उस पर शक किया जा सके। आखिरकार टेस भी वाइन का एक गिलास ले लेती है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। टेस बताती है कि वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए डेट्रॉइट आई है और अगले दिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से मिलने वाली है। कीट भी अपने बारे में कुछ बातें बताता है। बातचीत के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। सोने से पहले टेस अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी आंख खुलती है। वह देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। उसे याद है कि उसने दरवाजा लॉक किया था। इसी दौरान उसे घर के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। घबराकर वह बाहर निकलती है और देखती है कि कीट सोफे पर सो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। टेस उससे पूछती है कि क्या उसने उसका दरवाजा खोला था, लेकिन कीट साफ इनकार कर देता है। इसी बीच घर के पिछले हिस्से से भी कुछ हलचल जैसी आवाज आती है, मानो कोई वहां मौजूद हो। डरी हुई टेस वापस अपने कमरे में चली जाती है। किसी तरह वह रात गुजार लेती है। अगली सुबह टेस की आंख खुलती है। उसे टेबल पर कीट का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि वह कुछ काम से बाहर गया है और शाम तक वापस आ जाएगा। टेस तैयार होकर अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर आती है, उसे पहली बार इस इलाके की असली हालत दिखाई देती है। चारों तरफ टूटे फूटे मकान थे। कई घर पूरी तरह खाली पड़े हुए थे। सड़कों पर भी लगभग कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर टेस को काफी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस सुनसान और बर्बाद इलाके में एयरबीएनबी कैसे चल रही है। खैर, वह इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। इंटरव्यू उम्मीद से भी बेहतर जाता है और उसे नौकरी मिलने की अच्छी संभावना दिखाई देती है। बातचीत के दौरान डायरेक्टर उससे पूछती है कि वह कहां रुकी हुई है। जब टेस ब्राइटमूर वाले घर का नाम बताती है तो डायरेक्टर का चेहरा बदल जाता है। वह हैरान होकर कहती है कि उस इलाके में तो कोई सामान्य एयरबीएनबी सर्विस नहीं चलती। वह टेस को सलाह देती है कि जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ दे। अब लौटते समय टेस फिर उसी इलाके से गुजरती है। इस बार उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। जो जगह पहले सिर्फ सुनसान लग रही थी, अब उसे डरावनी महसूस होने लगी। तभी अचानक एक आदमी दूर से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। वह बार बार चिल्ला रहा था, यहां से निकल जाओ, इस घर में मत रहो। टेस घबरा जाती है और तुरंत घर के अंदर भाग जाती है। डर के कारण वह 911 पर कॉल करती है और पूरी घटना बताती है, लेकिन ऑपरेटर कहता है कि फिलहाल आसपास कोई यूनिट उपलब्ध नहीं है। जैसे ही पुलिस फ्री होगी उसे भेज दिया जाएगा। अब तक टेस का डर काफी बढ़ चुका था।
वह फैसला करती है कि अब उसे यहां से निकल जाना चाहिए। वह अपना सामान पैक करने लगती है। कुछ देर बाद वह वॉशरूम जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है। उसे याद आता है कि बेसमेंट में कुछ सामान रखा हुआ था। वह टॉयलेट पेपर लेने के लिए बेसमेंट में उतर जाती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचती है, बेसमेंट का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। टेस घबरा जाती है। उसका फोन भी ऊपर ही रह गया था। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। इसी दौरान उसकी नजर दीवार पर लगी एक रस्सी पर पड़ती है। जैसे ही वह रस्सी खींचती है, दीवार का एक छिपा हुआ हिस्सा खुल जाता है। उसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता मौजूद था। शुरुआत में टेस अंदर नहीं जाती, लेकिन कुछ देर बाद उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। वह एक आईना और बल्ब की रोशनी का इस्तेमाल करके अंदर देखने की कोशिश करती है। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक पुराना बिस्तर रखा हुआ था। सामने एक वीडियो कैमरा रखा था। एक गंदी बाल्टी भी थी, जिस पर पुराने खून जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। दीवार पर एक अजीब सा हाथ का निशान भी बना हुआ था। यह सब देखकर टेस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि इस कमरे का इस्तेमाल किसी बेहद डरावनी चीज के लिए किया गया होगा। वह घबराकर वहां से बाहर निकल आती है। उसी समय कीट वापस घर पहुंच जाता है। टेस बेसमेंट की खिड़की से उसे आवाज लगाती है। कीट जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालता है। बाहर आते ही टेस पूरी घटना उसे बताती है, लेकिन कीट को उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि शायद किसी ने पुराने समय में अपना कबाड़ वहां रख छोड़ा होगा, लेकिन टेस जानती थी कि मामला सिर्फ कबाड़ का नहीं था। वह तुरंत वहां से निकलना चाहती थी। कीट उसे रोकता है और कहता है कि वह खुद नीचे जाकर जांच करेगा। कुछ मिनट बाद वापस आ जाएगा। आखिरकार टेस मान जाती है। कीट बेसमेंट में उतर जाता है। मिनट बीतते जाते हैं, लेकिन वह वापस नहीं आता। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। अब टेस की बेचैनी बढ़ने लगती है। आखिरकार वह एक कुर्सी दरवाजे में फंसा देती है ताकि बेसमेंट दोबारा लॉक ना हो सके। फिर वह खुद नीचे जाने का फैसला करती है। वह सीक्रेट कमरे तक पहुंचती है, लेकिन वहां कीट कहीं दिखाई नहीं देता। उसी समय उसे कमरे के पीछे एक और रास्ता नजर आता है। यह एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, मानो बेसमेंट के नीचे भी एक और दुनिया छिपी हुई हो। टेस डरते डरते कीट को आवाज लगाती है। कुछ सेकंड बाद नीचे से जवाब आता है, टेस, मैं यहां हूं, मेरी मदद करो। कीट की आवाज सुनकर वह हिम्मत जुटाती है और सुरंग के अंदर उतर जाती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, माहौल और भी डरावना होता जाता है। नीचे पहुंचकर उसे लोहे के कई पुराने पिंजरे दिखाई देते हैं। दीवारों पर जंग लगी हुई थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। आखिरकार उसे कीट दिखाई देता है। कीट बुरी तरह डरा हुआ था। वह कहता है कि यहां कोई और भी मौजूद है और उसी ने उसे काट लिया है। यह सुनकर टेस का डर और बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां से निकल पाते, अंधेरे में से एक भयानक विकृत औरत निकलकर उनके सामने आ जाती है। उसका चेहरा इंसानों जैसा होते हुए भी बेहद डरावना था। पलक झपकते ही वह कीट पर टूट पड़ती है और उसका सिर दीवार पर इतनी जोर से मारती है कि कीट की वहीं मौत हो जाती है। टेस चीख उठती है और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा डरावने मोड़ में प्रवेश करती है। कीट की दर्दनाक मौत के बाद कहानी अचानक एक नए किरदार की तरफ मुड़ जाती है। हम एजे नाम के एक मशहूर टीवी एक्टर को देखते हैं। वह अपनी कार में कहीं जा रहा होता है, तभी उसके मैनेजर का फोन आता है। मैनेजर उसे बताता है कि एक महिला ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला इतना बढ़ चुका है कि उसे शो से निकाल दिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। यह खबर सुनकर एजे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ समय बाद वह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलता है। वहां उसे पता चलता है कि अगर उसने जल्द कोई इंतजाम नहीं किया तो कुछ महीनों में उसकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। उसके पास बचने का एक ही रास्ता था, अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच देना। इसी वजह से वह अपनी एक खाली पड़ी रेंटल प्रॉपर्टी पर पहुंचता है। लेकिन यह कोई साधारण घर नहीं था। यह वही घर था जहां टेस और कीट पहले रुके थे। घर के अंदर पहुंचते ही एजे को कुछ सामान दिखाई देता है जो वहां छोड़ा गया था। उसे समझ नहीं आता कि उसके घर में आखिर कौन रह रहा था। वह रेंटल एजेंसी को फोन करता है, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। यह बात उसे अजीब जरूर लगती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को अपने एक दोस्त से बातचीत के दौरान एजे यह स्वीकार करता है कि जिस महिला ने उस पर आरोप लगाए हैं, उसके साथ उसने गलत व्यवहार किया था। हालांकि वह खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं वह अपनी गलती जानता है। अगले दिन उसकी नजर बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ती है।
उसे वहां कुछ अजीब महसूस होता है। जिज्ञासा के कारण वह टॉर्च लेकर नीचे उतर जाता है। बेसमेंट में पहुंचकर उसे वही सीक्रेट कमरा मिलता है जिसे टेस ने खोजा था। कमरे में रखा कैमरा, बिस्तर और बाकी चीजें देखकर वह हैरान रह जाता है, लेकिन डरने के बजाय उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता है कि अगर यह छिपी हुई जगह उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है तो घर की वैल्यू बढ़ सकती है। इसी लालच में वह पूरे इलाके की नाप जोख शुरू कर देता है। मापते मापते वह सुरंग के अंदर काफी दूर तक पहुंच जाता है। वहां उसे पुराने पिंजरे दिखाई देते हैं। फिर एक कमरा मिलता है जिसमें पुराना टीवी लगातार चल रहा था। टीवी पर बच्चों की देखभाल से जुड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था। अचानक उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही विकृत औरत अचानक उस पर हमला कर देती है। कुछ ही पलों में वह उसे पकड़कर एक गहरे गड्ढे में फेंक देती है। नीचे गिरते ही एजे को पता चलता है कि वहां कोई और भी मौजूद है। वह और कोई नहीं बल्कि टेस थी। जी हां, टेस अभी तक जिंदा थी। टेस उसे बताती है कि वह काफी समय से यहां फंसी हुई है और ऊपर रहने वाली औरत से बचने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान कहानी हमें अतीत में ले जाती है। फ्लैशबैक में हम फ्रैंक नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। सालों पहले यह पूरा इलाका आबाद हुआ करता था। फ्रैंक बाहर से देखने में एक सामान्य इंसान लगता था, लेकिन असलियत में वह एक बेहद खतरनाक और विकृत सोच वाला व्यक्ति था। वह महिलाओं का पीछा करता था, मौका मिलने पर उनके घरों में घुसता था, फिर उन्हें अगवा करके अपने घर के नीचे बने गुप्त कमरों और सुरंगों में कैद कर देता था। वहीं पर वह उनके साथ भयानक अत्याचार करता था। समय के साथ कई महिलाएं उसकी कैद में फंसती चली गईं। उनसे पैदा हुए बच्चों की पीढ़ियां उसी अंधेरी दुनिया में पलती रहीं। धीरे धीरे लगातार रक्त संबंधों के कारण उनकी संतानों में गंभीर शारीरिक विकृतियां आने लगीं और अंततः उन्हीं संतानों में से एक वह डरावनी औरत बनी जिसे टेस और एजे देख चुके थे। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। अब एजे और टेस उस गड्ढे में फंसे हुए थे। कुछ देर बाद वह विकृत औरत उनके पास आती है। उसके हाथ में एक बड़ी दूध की बोतल थी। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है। टेस समझ चुकी थी कि अगर जिंदा रहना है तो उसे उस औरत का भरोसा जीतना होगा, इसलिए वह उसकी बात मानने का नाटक करती है। लेकिन एजे ऐसा नहीं कर पाता। उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात शुरू होती है। टेस धीरे धीरे समझ चुकी थी कि वह औरत उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की तरह रखने की कोशिश कर रही है। उसकी सोच पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। जब वह औरत एजे को भी जबरदस्ती अपना बच्चा मानकर दूध पिलाने की कोशिश करती है तो एजे घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर वह औरत नाराज हो जाती है और उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाती है। यही मौका देखकर टेस वहां से भाग निकलती है। काफी मशक्कत के बाद वह बेसमेंट की खिड़की तक पहुंच जाती है और उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी कोई उसे बाहर की तरफ खींच लेता है। पहले तो टेस डर जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह वही बेघर आदमी है जिसने शुरुआत में उसे घर से दूर रहने की चेतावनी दी थी। टेस उसे पूरी कहानी बताती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी को पहले से ही सब कुछ पता था। वह बताता है कि इस घर के नीचे सालों से बहुत भयानक चीजें होती रही हैं। साथ ही वह यह भी कहता है कि वह औरत यहाँ की सबसे खतरनाक चीज नहीं है। असल राक्षस तो वह इंसान था जिसने यह सब शुरू किया था। बेघर आदमी टेस को सलाह देता है कि वह यहां से हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन टेस एजे को वहां छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि चाहे एजे कैसा भी इंसान हो, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उधर सुरंगों के अंदर एजे भागते भागते एक और छिपे हुए कमरे तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक बेहद बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। यह वही फ्रैंक था। वह अभी तक जिंदा था। कमरे में कई पुरानी वीडियो टेप्स रखी हुई थीं। जब एजे उनमें से एक टेप चलाता है तो उसके सामने इस घर का सबसे भयानक सच खुल जाता है। टेप में रिकॉर्ड था कि फ्रैंक महिलाओं को कैद करके उनके साथ अत्याचार करता था। यही नहीं, वह उन्हें सालों तक कैद रखता था। यहीं से उस विकृत परिवार की शुरुआत हुई थी। अब एजे को समझ आ जाता है कि यह पूरा नरक किसने बनाया था। इसी दौरान फ्रैंक अपनी बंदूक उठाता है। एजे को लगता है कि वह उसे मार देगा, लेकिन अगले ही पल फ्रैंक खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस को लेकर घर तक पहुंचती है। वह पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि टेस सदमे में है और कुछ भी बोल रही है। पुलिस वहां से चली जाती है। अब टेस के पास खुद ही एजे को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह दोबारा घर के अंदर जाती है। इसी दौरान वह औरत बाहर निकल आती है। अपनी जान बचाने के लिए टेस कार से उसे टक्कर मार देती है
औरत कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर टेस सुरंगों के अंदर पहुंचती है। उधर एजे भी फ्रैंक की बंदूक लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन घबराहट में एजे गलती से टेस को गोली मार देता है। टेस घायल हो जाती है, फिर भी वह किसी तरह बाहर निकल आती है। दोनों भागते हुए उस बेघर आदमी के छिपने वाले ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है। बेघर आदमी बताता है कि वह औरत असल में एक पीड़ित इंसान है। वह किसी राक्षस की तरह पैदा नहीं हुई थी। उसकी हालत उन सालों के अत्याचारों और पीढ़ियों से चले आ रहे रक्त संबंधों का नतीजा थी। रात होने के बाद वह औरत फिर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। वह बेघर आदमी को मार देती है। अब टेस और एजे के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों एक ऊंचे वाटर टॉवर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर एजे का असली चेहरा सामने आता है। वह बार बार खुद को अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश करता था, मगर जब उसकी जान पर बनती है तो वह टेस को बचाने के बजाय खुद को बचाने का फैसला करता है। वह टेस को वाटर टॉवर से नीचे धक्का दे देता है। यह देखकर वह औरत तुरंत टेस के पीछे छलांग लगा देती है, क्योंकि उसकी नजर में टेस उसकी बच्ची थी। वह किसी भी कीमत पर उसे मरने नहीं देना चाहती थी। नीचे गिरने पर औरत अपने शरीर से टेस को बचा लेती है। कुछ देर बाद एजे भी नीचे पहुंचता है। उसे लगता है कि अब खतरा खत्म हो चुका है। वह अपनी बंदूक उठाता है और फिर से खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घायल औरत दोबारा उठ खड़ी होती है। अब उसे समझ आ चुका था कि एजे ने उसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाया है। गुस्से में वह एजे पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वह टेस के पास बैठ जाती है। उसकी आंखों में पहली बार डर या गुस्से की जगह दर्द दिखाई देता है, मानो वह समझ चुकी हो कि उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो सकती। टेस भी यह बात महसूस कर लेती है। आखिरकार वह फ्रैंक की बंदूक उठाती है और उस औरत को उसकी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। सुबह होते ही टेस उस डरावने इलाके को छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।